हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे जीन एक्सप्रेशन क्या होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो चलो हम आज के टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, दैट इज जीन एक्सप्रेशन। तो यहां हम क्या सीखने वाले हैं, यहां हम देखने वाले हैं कि ये जीन जो होता है ये अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, राइट। उससे पहले मेरे को ये बताइए, आप एक्सप्रेशन का मतलब क्या समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन। आप जब खुश होते हो तो आप बहुत ज्यादा हंसते हो, आप जब दुखी होते हो, जब आपका नीट का रिजल्ट निकलने वाला होता है तो आप डर लगता है आपको, आप कभी कभी इतना दुखी हो जाते हो कि रोने लगते हो। तो आप ये जो आपके जो फीलिंग्स है ये आप बाहर कैसे आने दे रहे हैं, इस चीज को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसी तरीके से आपका ये जो जीन है ये भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कैसे एक्सप्रेस करता है चलिए देखते हैं। पहले तो बच्चों, जीन क्या होता है। व्हाट इज जीन। जीन मतलब हम क्या समझते हैं। जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन बोल रहे हैं, लेकिन ये जीन क्या कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, आप जब बाहर जाते हो आप देखते हो कि अलग अलग इंसान अलग अलग हाइट के होते हैं, है ना। कोई बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, किसी का हाइट एवरेज होता है। तो ये जो हाइट में डिफरेंस आ रहा है ना। किसी किसी का देखते हो स्ट्रेट हेयर है, किसी किसी का कर्ली हेयर है। तो ये जो डिफरेंट हेयर के जो टेक्सचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो अलग अलग इंसान में अलग अलग टाइप के बाल दिख रहे हैं आपको, ये किसके वजह से आ रहा है, ये आपके जीन के वजह से आ रहा है। तो जीन क्या करता है, ये आपके बॉडी के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो जीन को हम क्या बोल सकते हैं, जीन को हम बोल सकते हैं अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या बोल सकते हैं इसको हम, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, है ना, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन अ फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, कलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये जो मैं बोल रही हूं आपको हाइट, है ना, अलग अलग पर्सन टॉल दिखते हैं, अलग अलग पर्सन शॉर्ट दिखते हैं, ये किसके वजह से आता है, ये आपका आता है जीन के वजह से। इस फेनोटाइप के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, जीन होता है, राइट। जीन क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, ये हम देख लिए। अब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है, हाउ डज अ जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। एक जीन जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम ले लेते हैं जीन, ठीक है। जीन क्या होता है, मैम आपने बोला ये डीएनए होता है। अब ये जीन फिनोटाइप कैसे बनाएगा, कैसे ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जीन अपने आप को प्रोटीन के फॉर्मेशन के थ्रू एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन के थ्रू। तो ये जो आपका जीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमआरएनए में, राइट। एमआरएनए में किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन में। अब ये जो प्रोटीन है ये एक्सप्रेशन करवाता है, समझ में आया। तो जीन जो है ये अपना एक्सप्रेशन कैसे शो करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो मैं इस प्रोसेसेस के नाम लिख देती हूं आपको, ठीक है। इस प्रोसेसेस के नाम क्या होते हैं। जीन जब एमआरएनए में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जीन अपने आप को बेटा कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। अगर जीन प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो हम जीन एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैकेनिज्म, है ना, एक मैकेनिज्म है एट मॉलिक्यूलर लेवल, है ना, मैकेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल by which a gene expresses itself, ठीक है, by which a gene expresses itself
इनटू द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम कैरेक्टरिस्टिक देख पा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख पा रहे हैं, ये किस वजह से आ रहा है? ये इस मैकेनिज्म के वजह से आ रहा है। करेक्ट? कौन से मैकेनिज्म? जीन एमआरएनए में कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। ये प्रोटीन, ये बंदा फॉर्म हो रहा है जिसके वजह से हम आपके जीन एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब मान लो एक इंसान है, ठीक है ना, वो नहीं चाहता है कि उसका ये प्रोटीन बने। ठीक है, एक इंसान है, वो नहीं चाहता है कि उसका ये प्रोटीन बने, लेकिन जीन तो प्रोटीन बनाएगा, ये जीन का काम है। हम कैसे जीन को रोकेंगे कि वो प्रोटीन ना बना पाए? क्या आप सोच सकते हो कि हम मान लो नहीं चाहते हैं कि कोई एक प्रोटीन फॉर्म हो, हम क्या करेंगे कि ये प्रोटीन ना बने? ठीक है, मान लो एक जीन ए है, ठीक है, ये एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है ए, और ये प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन आपके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो ये प्रोटीन है ये एक्सप्रेस हो, हम नहीं चाहते हैं, वी डू नॉट वांट दिस प्रोटीन। तो हम क्या करेंगे? हम कैसे इस चीज को रोकेंगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या हम इस तरीके से जीन के काम को रेगुलेट कर सकते हैं? देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। तो हम किस तरीके से जीन को रेगुलेट कर सकते हैं कि वो एक्सप्रेस हो पाए या फिर ना हो पाए? हम किस तरीके से जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं? किस तरीके से कर सकते हैं? हम थोड़ा दिमाग लगाइए आप। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि एक्सप्रेशन के लिए आपका प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? और यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल देके बोला कि एक जीन ए है, ये प्रोटीन ए बना रहा है और ये प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ये हो। तो हम क्या करेंगे? पहला चीज, हम कैसे रोकेंगे ये प्रोटीन को नहीं बनने में? हाउ? पहले तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन रोक सकते हैं। मतलब अगर एमआरएनए आपका नहीं बना तो क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम पहला स्टेप क्या कर सकते हैं? हम पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें, हम ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर दें। करेक्ट? हम पहला चीज क्या कर सकते हैं? जीन रेगुलेशन पहले स्टेप में क्या हो सकता है? एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, है ना? ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब हम इधर क्या कर रहे हैं? हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल में क्या कर रहे हैं? हम ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहे हैं। भाई एमआरएनए नहीं बनेगा, हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। दूसरा क्या स्टेप है? मैम आपने ये बोल दिया कि एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन तो नहीं बन रहा है। क्या हम मैम ये भी कर सकते हैं, अगर हमारा मान लीजिए एमआरएनए फॉर्म हो गया, हम ट्रांसलेशन ही ना होने दें? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। अगर आपका एमआरएनए फॉर्म हो चुका है, हम उसका ट्रांसलेशन बंद कर दे रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो प्रोटीन भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं? हम ट्रांसलेशनल लेवल पे, ठीक है, हम ट्रांसलेशनल लेवल पे जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। यस और नो? हम ट्रांसलेशनल लेवल पे क्या कर सकते हैं? जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। करेक्ट? चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं? नंबर 3 अच्छे से हम लोग थोड़ा सोचे। देखो, तुम्हारा ट्रांसलेशन के बाद एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? जब ट्रांसलेशन होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये वाला प्रोसेस जब होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आपको एक एमआरएनए मिलता है। बोलोगे मैम हाँ, ये कौन सी नई बात है, हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए तो मिल रहा है। लेकिन ये एमआरएनए कैसा होता है? इस एमआरएनए में कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं। नॉन कोडिंग मतलब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये प्रोटीन्स नहीं बनाता है। बाकी ये जो आपका है ना,
बाकी ये जो है ये आपके प्रोटीन बनाते हैं, जो ऊपर जहाँ जहाँ मैं प्रोटीन लिख रही हूँ ये आपके प्रोटीन्स बना रहे हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं बना रहा है। तो अब क्या करोगे, आप इसको रखोगे? ये जो सीक्वेंस है जो आपको मिला है ये आप रखोगे? बोलोगे मैम हम क्यों रखेंगे? ये अगर सीक्वेंस आपका नहीं फॉर्म हो रहा है, अगर प्रोटीन नहीं फॉर्म कर रहा है, तो हम mRNA में क्यों रखें? हम mRNA में उसी सीक्वेंस को रखेंगे ना जो प्रोटीन बना रहा है। यस और नो? जो प्रोटीन बना रहा है। तो हम एक प्रोसेस करते हैं। कौन सा प्रोसेस करते हैं हम एक प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस से हम जो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है उसको हम उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है उसको हम उड़ा देते हैं। ठीक है, तो उस क्या किए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, ठीक है ना, नॉन कोडिंग सीक्वेंस को उड़ा दिए और बाकी क्या किए, कोडिंग सीक्वेंस को जोड़ दिए, ज्वाइन कर दिए। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस बाय विच नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर रिमूव्ड। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बना रहा है एंड कोडिंग सीक्वेंसेस आर ज्वाइंड। समझ में आया सबको? हाँ। तो अगर हम ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस को रोक दें, अगर हम कहीं पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस को रोक दे तो क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में आया? तो थर्ड वाला जीन रेगुलेट हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिंग। समझ में आया? अब नंबर 4, हम सबको पता है कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसलेशन के लिए mRNA को कहाँ जाना पड़ता है? साइटोप्लाज्म में। अगर हम वहीं पे उसको रोक दे, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन रोक दे, ठीक है, मान लो एक ट्रक को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाना है, हम बीच में पत्थर गिरा दिए, तो क्या वो ट्रक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? हम mRNA के ट्रांसपोर्ट को रोक सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। समझ में आया? सो दीज आर द 4 लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन। क्या क्या? जीन रेगुलेट हम कैसे कर सकते हैं? 4 लेवल पे कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल, आपका स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये जो जीन रेगुलेशन हम देख रहे हैं ये केवल और केवल आपके यूकैरियोट्स के लिए है। बोलोगे मैम क्यों? प्रोकैरियोट्स में भी तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग एब्सेंट है। प्रोकैरियोट्स में सारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोकैरियोट्स में हम जीन रेगुलेशन ये लास्ट 2 स्टेप से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होता है और प्रोकैरियोट्स में सारा काम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये कहां पे हो रहा है? आपका साइटोप्लाज्म में। समझ में आया? तो इस तरीके से हम आपके जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जीन प्रोटीन बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लो किसी का हाइट इतना लंबा हो गया है ना, क्या हम चाहते हैं कि कोई 6 फीट से ज्यादा टॉल हो जाए? हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि उसका हाइट वाला जीन ना बने ताकि वो एक रेगुलर हाइट पे मेंटेन हो। तो इस वजह से हम जीन को रेगुलेट करते हैं। समझ में आया? दूसरा चीज क्या होता है? देखो, जीन रेगुलेशन हमने समझ लिया, जीन एक्सप्रेशन हमने समझ लिया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम स्टार्ट करेंगे कि ये जीन रेगुलेशन होता कैसे है ना। हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल बनाएंगे कि जीन रेगुलेशन एक्चुअली होता क्या है। ये जो जीन रेगुलेशन है इसके लिए 2 साइंटिस्ट, कौन कौन? आपके 2 साइंटिस्ट एक कॉन्सेप्ट दिए थे। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे आपका, जेकब एंड मोनोड। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे आपका, जेकब एंड मोनोड। जेकब क्या था? जेकब आपका जेनेटिस्ट था और मोनोड क्या था?
मोनोड एक बायोकेमिस्ट था। समझ में आया? तो जेकॉब एंड मोनोड ने ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था ताकि हम आसानी से समझ पाए कि जीन रेगुलेशन हो कैसे रहा है। कैसे हो रहा है जीन रेगुलेशन? देखो अच्छे से आप इसको थोड़ा समझो। आपको जब भूख नहीं लगती है तो आप खाना नहीं खाते हो, राइट? आप खाना जब खाते हो आपके बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन मान लो मैं तो अभी खाना नहीं खा रही हूं, मेरे बॉडी में वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज क्यों होंगे? ये बताओ, ये तो वेस्टेज हो गया ना। मान लो कि तुमको केवल 3 ही टाइम खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो 3 टाइम के खाने के लिए तुम 1 महीने में 1 सिलेंडर लाए, राइट? 1 महीने में तुमने कितना सिलेंडर लाया? 1 ही सिलेंडर लाया। तो तुम क्या करोगे? तुम हर दिन में अगर उससे 6 बार खाना खाओगे तो तुमको क्या होगा? एक एक्स्ट्रा सिलेंडर लाना पड़ेगा। यस और नो? एक्स्ट्रा सिलेंडर लाना पड़ेगा। लेकिन खाना भी वेस्ट हो रहा है ना? तो जीन रेगुलेशन क्या करता है? वेस्टेज को कम करता है। क्या करता है? वेस्टेज को कम करता है। आप जब खाना नहीं खा रहे हो, आपको जब भूख नहीं लगा है, तो आपके बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज क्यों होंगे? व्हाई? नहीं होना चाहिए ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज नहीं होना चाहिए, करेक्ट? आपको भूख लग रहा है, आप जब खाना खा रहे हो तभी जाके आपके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होगा ना, क्योंकि अगर इससे पहले हो गया तो ये वेस्टेज हो गया। यस और नो? तो ये इस वजह से आपका जीन रेगुलेशन चलता है। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, आंसू। आपके आंख से आंसू आते हैं ना? क्या आपने कभी देखा है आपके हाथ से आंसू आ रहे हैं? नहीं देखा है। आपके सर से आंसू आ रहे हैं? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आंसू के तो जीन जो है, आंसू का जो जीन है वो हर सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन केवल वो कहाँ काम कर रहा है? आंखों में। बाकी जगहों में वो डीएक्टिवेटेड है। समझ में आया? इंसुलिन को अगर मान लो, इंसुलिन केवल और केवल आपके पैंक्रियाटिक सेल से ही रिलीज हो रहा है, आपके हाथ से, आपके मुंह से इंसुलिन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन आपके हर सेल में प्रेजेंट है, लेकिन केवल और केवल एक ही सेल में एक्टिवेटेड है, जिसको हम पैंक्रियाटिक सेल्स बोलते हैं, राइट? है ना? बीटा सेल्स रिलीज करता है ना इंसुलिन। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि वेस्टेज ना हो। हाथ से इंसुलिन निकाल के भैया क्या करोगे तुम? आंख से इंसुलिन निकाल के तुम क्या करोगे? इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करना होता है ना। वो तो बॉडी के अंदर होगा, बाहर थोड़ी होगा, है ना? तो इस वजह से आपका जीन रेगुलेशन काम करता है, ताकि हर टाइम आपका वो जीन काम ना करे, जरूरत के टाइम केवल काम करे। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में, पहले तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में जाने से पहले मैं कुछ ट्रांसक्रिप्शन के टर्म्स है। क्या क्या है वो ट्रांसक्रिप्शन के टर्म्स? पहला है आपका स्ट्रक्चरल जीन, है ना? मैंने आपको क्या बोला था कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन के माध्यम से। तो ये स्ट्रक्चरल जीन वही जीन है जो आपके प्रोटीन के लिए कोड करता है। समझ में आया? इट इज दैट जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन्स। ठीक है? स्ट्रक्चरल जीन वही जीन है जो आपके प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, इससे पहले स्ट्रक्चरल जीन को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल जीन को एमआरएनए बनाना पड़ेगा और फिर एमआरएनए से बनेगा आपका प्रोटीन। समझ में आया? स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगा? स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए बनाएगा और इस एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। क्लियर है? अब मान लो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चरल जीन है, हम सब ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है। स्ट्रक्चरल जीन के अलावा अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता कौन है? कौन है वो जो ट्रांसक्रिप्शन कराता है? ट्रांसक्रिप्शन कराता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। कौन कराता है? आरएनए पॉलीमरेज, राइट? अब ये आरएनए पॉलीमरेज कहां जाके बाइंड होता है? प्रोमोटर में। कहां जाके बाइंड होता है ये? प्रोमोटर में, है ना?
तो हम यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ काम कर रहा है। पहले एक स्ट्रक्चरल जीन काम कर रहा है, पहले ये प्रमोटर काम कर रहा है ना। ये सब क्या है, ये सब बेसिकली एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है ना। ये सब लोग किस लिए काम कर रहे हैं, ताकि आपका प्रोटीन बने और जीन एक्सप्रेस हो, है ना। तो जेकब एंड मोनोड ने क्या बोला, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो प्रमोटर जीन है, इन सब को एक साथ उन्होंने एक नाम दिया जिसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। ओपेरॉन क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्ट्स एज अ, ठीक है, दैट एक्ट्स एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट, ठीक है। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए इट इज एक्टिंग एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब जरूरत है और जब नहीं जरूरत है तब प्रोटीन फॉर्म नहीं करेगा। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट एक्ट्स एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट having more than वन स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल जीन ही आपका एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, कॉमा स्ट्रक्चरल जीन के अलावा और क्या क्या रहेगा आपका, प्रमोटर जीन, ठीक है, और क्या क्या रहेगा आपका, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन तो हो गया, इसके अलावा और क्या क्या रहता है, ऑपरेटर जीन रहता है, ठीक है, और रेगुलेटर जीन रहता है। तो इसको हम ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये ओपेरॉन क्या करता है, ये ओपेरॉन आपका रेगुलेट करता है कि आपका जीन एक्सप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो जीन एक्सप्रेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ये कौन तय कर रहा है, ये तय कर रहा है आपका ओपेरॉन, ठीक है। तो ओपेरॉन एक सिस्टमैटिक थिंग है। जैसे आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, है ना, आप क्या क्या चीज लेके बैठते हो, मान लो अभी आपको बायो पढ़ना है तो आप बायो का एनसीईआरटी लेके बैठते हो, आप बायो का एक एमसीक्यू बुक लेके बैठते हो और एक बायो का आप नोटबुक लेके बैठते हो। तो ये तीनों चीज आप साथ में क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो आप तीनों चीज साथ में? अगर आपको लिखना है तो आप नोटबुक में लिखोगे, अगर आपको एमसीक्यू करना है तो आप एमसीक्यू बुक खोल के करोगे। तो आप ये सिस्टमैटिक चीज इसीलिए कर रहे हो ताकि आपको आसानी हो, है ना, आपको बार बार उठना ना पड़े कि चलो जाके एमसीक्यू बुक लेके आते हैं, चलो जाके नोटबुक लेके आते हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक जो चीज आप भी कर रहे हो आपके स्टडी के टाइम पे, ये ओपेरॉन भी कर रहा है ताकि आपका जीन रेगुलेट हो। क्लियर है यहां तक? अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन और ये रेगुलेटर जीन क्या करता है, ठीक है। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लैक ओपेरॉन, ठीक है। ये जो लैक ओपेरॉन है ये हम बैक्टीरियल सेल्स में देखते हैं, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में किसके बारे में बोला गया है, ई कोलाई के बारे में, तो हम ई कोलाई के बारे में ही देखेंगे। लेकिन लैक ओपेरॉन समझने से पहले ये 4 स्ट्रक्चरल जीन के काम हमें देखने हैं। तो पहला जो है स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, पहला जो है स्ट्रक्चरल जीन है। दूसरा वाला क्या है, रेगुलेटर जीन है। और लास्ट 2 का नाम क्या है, प्रोमोटर जीन है। और नेक्स्ट वाला है आपका ऑपरेटर जीन, करेक्ट। ये 4 टाइप्स के आपके जीन हैं। अब ये क्या करता है ये हम देखते हैं, ठीक है, ये क्या करता है देखते हैं। देखो, मैंने क्या बोला कि जो भी प्रोटीन हमको बनाना है ना, जो भी प्रोटीन हमको बनाना है, ये कौन सा जीन बनाता है, स्ट्रक्चरल जीन, कोड्स फॉर द रिक्वायर्ड प्रोटीन। मतलब ये स्ट्रक्चरल जीन आपका बेसिकली डीएनए ही है ना, ये एमआरएनए बनाएगा और ये जो हमारा प्रोटीन है उसको बनाएगा। रेगुलेटर जीन के बारे में मैं लास्ट में आती हूं। प्रमोटर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आपके प्रमोटर जीन में आके बाइंड करेगा, ठीक है। ऑपरेटर जीन जो है इट इज अ हेल्पिंग हैंड टू ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ेंगे कैसे अभी, ठीक है, राइट। अब ये सब कब हो रहा है, ये रेगुलेटर जीन, ये प्रमोटर जीन, ये ऑपरेटर जीन कब काम कर रहा है, जब हमें प्रोटीन बनाना है, यानी कि पॉजिटिव काम कर रहा है ना, जब हमें प्रोटीन बनाना है ना, जब हमें
प्रोटीन बनाना है। अब मान लो हमें प्रोटीन नहीं बनाना है, तो क्या ये सब काम करेगा? क्या हम चाहते हैं कि वेस्टेज हो? नहीं, तब ये सब चीजें काम नहीं करेगा। करेक्ट, ये सब चीजें तब काम नहीं करेगा। ठीक है, तो तब क्या होगा? तब ये रेगुलेटर जीन आएगा। जब हमें प्रोटीन नहीं बनाना है, जब हमें प्रोटीन नहीं बनाना है, तब कौन काम पे आएगा? आपका रेगुलेटर जीन। जब हमें प्रोटीन नहीं बनाना है तो आके ये क्या करेगा? रेगुलेटर जीन ये दो चीजें करता है। मैं लैकोपेरॉन पर पढ़ाऊंगी तो मैं बोल रही हूं, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये क्या बनाएगा? ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। अब ये भी जीन है, ये भी आपका प्रोटीन बनाएगा, लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? ये आपके प्रोटीन को दबा देगा, यानी कि जीन रेगुलेशन को नहीं होने देगा, यानी कि जीन से प्रोटीन फॉर्म नहीं करने देगा। कौन? रेगुलेटर जीन। यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन अच्छा वाला प्रोटीन बना रहा है जो हमें जरूरत है। रेगुलेटर जीन क्या कर रहा है? ये ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो आपके स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को नहीं होने देगा। समझ में आया? चार टाइप के जीन है। स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। कैसा प्रोटीन बना रहा है? जो हमें चाहिए लेकिन जरूरत के टाइम पे चाहिए। दूसरा क्या है? रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन कैसा प्रोटीन बना रहा है? अगर हमें जरूरत नहीं है तब आपका रेगुलेटर जीन काम करेगा, वरना रेगुलेटर जीन काम नहीं करेगा। प्रोमोटर जीन ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर जीन में बाइंड करता है। क्या ये कोई प्रोटीन फॉर्मेशन करता है? नहीं। ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ हेल्पिंग हैंड। क्या ऑपरेटर जीन का अपना कोई प्रोटीन है? नहीं। तो प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन इन दोनों में सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट है। सेल्फ एक्सप्रेशन एब्सेंट मतलब ये किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम में, ये ओपेरॉन सिस्टम में आपके यहाँ पे लैक ओपेरॉन स्पेसिफिकली दो टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं। एक आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन है ना, एक आपका रिक्वायर्ड प्रोटीन। अब मान लो वो प्रोटीन हमें चाहिए नहीं, तो क्या मैं चाहती हूं कि ये काम करे? नहीं। तब जो रिप्रेसर प्रोटीन आपका बन रहा है वो आपका कौन बना रहा है? रेगुलेटर जीन। समझ में आया? तो ये लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट कौन दिया था? जेकब एंड मोनोड ने। और ये किसमें काम किए थे ये लोग? ये लोग आपका काम किए थे ई कोलाई में। क्लियर है यहां तक? चलो हम लोग अभी नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फुल तरीके से लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना। लैक मतलब लैक्टोस ओपेरॉन। ठीक है, चलो हम पहले यहां पे इसका डायग्राम बना लेते हैं लैक ओपेरॉन का। ठीक है, कि किस तरीके के जीन है मैं सब बताऊंगी। ये डायग्राम हो गया आपका। इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा पीपोजिया। क्या याद करोगे? पीपोजिया। क्या याद करोगे? पीपो और जिया, ये आप याद करोगे, पीपोजिया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? पहले तो पी मतलब क्या होता है? पी मतलब होता है आपका प्रोमोटर। पी मतलब क्या होता है? प्रोमोटर। ओ मतलब क्या होता है? ऑपरेटर। ठीक है, और स्मॉल आई का मतलब क्या है? वही रेगुलेटर जीन जो रिप्रेसिव प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या होता है? मान लो ये एक वेसल है। ठीक है, अब बैक्टीरिया का फेवरेट खाना क्या होता है? तुम्हारा फेवरेट खाना क्या होता है? पिज्जा होता है, चॉकलेट होता है, येस और नो? बैक्टीरिया का फेवरेट खाना होता है लैक्टोस। ये मान लो तुम्हारे बैक्टीरियल सेल्स है। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल्स है। ठीक है, अब मैंने इसको उसका फेवरेट खाना कब कब मिलता है? कभी कभी मिलता है। तो ये जो तुम्हारे बैक्टीरिया है इसको भी अपना जो फेवरेट खाना है ये कभी कभी ही मिलता है। ठीक है, तो इसके बाहर वाला जो ये मीडियम है, ठीक है, इसमें लैक्टोज नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं? बैक्टीरिया का फेवरेट फूड कौन है? बैक्टीरिया का फेवरेट खाना कौन है? लैक्टोज।
है ना। जब भी लैक्टोज आएगा तभी ये सिस्टम काम करेगा। ठीक है, कैसे देखो, अब ये तुम्हारा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया केवल और केवल लैक्टोज खाएगा, वो और कुछ नहीं खाएगा। अगर तुम्हारे बाहर वाले मीडियम में ग्लूकोज है, ठीक है, केवल और केवल तुम्हारा ग्लूकोज है, तो क्या ये बैक्टीरिया का फेवरेट खाना है? नहीं, बैक्टीरिया का ये फेवरेट खाना नहीं है। तो क्या ये सिस्टम काम करेगा? नहीं करेगा, ये सिस्टम काम नहीं करेगा। पहले तो हम देख लेते हैं सिस्टम काम कैसे करता है। देखो, ये तुम्हारा प्रोमोटर जीन है, ये तुम्हारा रेगुलेटर है, प्रमोटर ऑपरेटर। ZY ये क्या है? ZYA जो है ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है। क्या है ये आपके? ये आपके स्ट्रक्चरल जीन्स है। मतलब ये वही एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे जो आपके लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगा। आप जब पिज्जा खाते हो उसमें से आपके बॉडी से एंजाइम निकलता है ना पिज्जा को डाइजेस्ट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, ऐसे समझ लो, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए 3 एंजाइम काम करेगा। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम है वो चलो अभी लिख लेते हैं। पहला है जो Z स्ट्रक्चरल जीन है। Z स्ट्रक्चरल जीन कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो Z वाला स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या प्रोड्यूस करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, जो Y वाला आपका जीन है ये क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टोज परमिएज। ठीक है, और जो आपका A वाला जीन है ये क्या प्रोड्यूस करता है? कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आया? 3 एंजाइम आपका प्रोड्यूस होता है फॉर व्हाट? फॉर डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन से पहले ये आपका प्रमोटर है, जहां पे आके RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा, उसके बाद ऐसे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर प्रोटीन बनेगा। O क्या है आपका? O आपका ऑपरेटर जीन है। ठीक है, अब ये P और I क्या है? मैंने क्या बोला था? P और I क्या है? I जो है ये आपका रेगुलेटर जीन है ना, रेगुलेटरी जीन है, जो कब इसका काम कब आएगा? जब लैक्टोज डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और ये रेगुलेटरी जीन है, ये प्रोटीन बना रहा है, मतलब ये पहले mRNA बनाएगा ना, तो उसके लिए भी तो प्रमोटर चाहिए। तो ये किसका प्रमोटर है? ये आपका प्रमोटर है फॉर रेगुलेटरी जीन। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 2 प्रमोटर क्यों है? एक प्रमोटर आपका ये स्ट्रक्चरल जीन के लिए है, दूसरा वाला प्रमोटर आपका किसके लिए है? फॉर रेगुलेटरी जीन, क्योंकि ये रेगुलेटरी जीन आगे जाके आपका प्रोटीन बनाएगा, है ना। चलो, अब जो आपका Z जीन है ये क्या प्रोड्यूस किया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? ये लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको क्या मिलता है? लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के बाद, मतलब मान लो बैक्टीरिया डाइजेशन कर लिया, उसके बाद उसको मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज परमिएज क्या करता है? सेल के अंदर लैक्टोज का एंट्री करता है, अलाउज द एंट्री ऑफ लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज का एंट्री कौन करता है? लैक्टोज परमिएज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है? ये जो है एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम मिलके क्या कर रहा है? लैक्टोज का मेटाबोलाइजेशन। ठीक है, लेकिन ये सब कब करेगा? जब लैक्टोज हो सिस्टम में। यस और नो? जब सिस्टम में लैक्टोज हो। जब ग्लूकोज होगा क्या ये करेगा? नहीं। मैंने क्या बोला है? जब भूख लगता है तभी आपको खाना चाहिए, और कौन सा खाना चाहिए? फेवरेट खाना चाहिए। बैक्टीरिया को भूख लगा है तो बैक्टीरिया जो है ये क्या लेगा? ये लेगा आपका लैक्टोज। अगर ग्लूकोज रहेगा तो नहीं, ये सिस्टम काम करेगा। अब हम देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। मान लीजिए अगर लैक्टोज एब्सेंट है, अगर आपका लैक्टोज एब्सेंट है, इफ लैक्टोज इज एब्सेंट तो क्या होगा?
अगर आपका लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होता है? अगर आपका लैक्टोज एब्सेंट होता है तो मैं दोबारा ये ड्रॉ करूंगी। अगर आपका लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ कर दूंगी। PIPOZYA। मैंने क्या बोला है? ZYA आपका क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है ना। ZYA क्या है आपका? स्ट्रक्चरल जीन है, राइट। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या एंजाइम्स रिलीज होगा डाइजेशन का? नहीं होगा। तो क्या स्ट्रक्चरल जीन काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमारे पास जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है, कौन सा? LAC-Z, LAC-Y और LAC-A। ठीक है ना, ये उल्टा अल्फाबेट पर ना, ZY फिर सीधा A। ठीक है, LAC-Z, LAC-Y और LAC-A, क्या ये अभी काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो, ये जो तुम्हारा रेगुलेटरी जीन है ना, ये जो तुम्हारा रेगुलेटरी जीन है, ये क्या करता है? ये रेगुलेटरी जीन mRNA बनाता है। ठीक है, इस mRNA का नाम क्या है? रिप्रेसर mRNA। इस mRNA का नाम क्या होता है? रिप्रेसर mRNA। रिप्रेसर mRNA क्या बनाता है? रिप्रेसर mRNA एक रिप्रेसर का प्रोटीन बनाता है। ये क्या है? ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन है। अब जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन आया, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, ये वाला ऑपरेटर जीन था हमारा, है ना। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, ये ऑपरेटर जीन के प्यार में पागल हो गया। ठीक है ना, रिप्रेसर जीन ऑपरेटर के प्यार में पागल हो गया। अब इन दोनों के बीच में प्यार हुआ तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा, ये और नो। तो क्या किया, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये चला गया ऑपरेटर के पास और इस तरीके से बाइंड हो गया। देखो कितना खुश है ये, है ना, खुश है ना। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये ऑपरेटर प्रोटीन के पास चला गया, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं, करेक्ट। लेकिन अब ऑपरेटर जीन जो है, इसको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, इसको अपना जीवन साथी जो है मिल गया, इसको अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, इसको अपना जीवन साथी मिल गया। तो ये क्या करेगा, ये बाकी लोगों को अब अपने लाइफ में नहीं आने देगा, जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको नहीं आने देगा। तो इस तरीके से ये उनको दूर हटा देगा कि भैया मत आओ, मेरे को मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, अब मेरे को कोई और नहीं चाहिए, है ना। तो बाकी लोगों को ये दूर हटा देगा। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ऑपरेटर जीन के पास जब रिप्रेसर आके बाइंड हो गया, तब आपका इनका ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया। अब मैम पूछोगे क्यों इनका ट्रांसक्रिप्शन क्यों बंद हो गया? अब ऑपरेटर जीन जब ब्लॉक हो गया रिप्रेसर से, जब ऑपरेटर और रिप्रेसर साथ में रहने लगे, तब आपका आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर बाइंड हो भी गया तो ऑपरेटर क्या कर रहा है, इस तरीके से दूर हटा रहा है कि नहीं भैया मेरे पास मत आओ। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आगे नहीं मूव कर पाएगा। अगर ये आगे नहीं मूव कर पाएगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट होगा, और जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े, LAC-Z, LAC-Y और LAC-A के, इन तीनों के एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जब आपका लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट है, जब आपका लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट है, तो क्या हो रहा है, रिप्रेसर जो है ये जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रहा है। ऑपरेटर को जैसे ही रिप्रेसर मिलता है वो बाकी लोगों को इस तरीके से दूर हटा देता है। दूर हटाते समय क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता है। आरएनए पॉलीमरेज अगर आगे नहीं बढ़ पाया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो किसी भी तरीके का लैक्टोज वाला एंजाइम नहीं बनेगा। समझ में आया सबको? हाँ, चलो अब हम लोग देखते हैं, जब आपके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है,
व्हेन इन द मीडियम वी फाइंड दैट लैक्टोज इज प्रेजेंट, तब क्या होता है, तब क्या क्या चीजें होती है। देखो आपका जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है ना, इतने टाइम हम क्या देख रहे हैं, इतना टाइम हम देखे कि रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया और आपका ट्रांसक्रिप्शन बंद है। अभी देखो क्या होता है, पीपोजिया, जिया मतलब Z Y और A, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, अब क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा ये जो था, ये आपका रिप्रेसर mRNA बनाया था, यस और नो, ये आपका रिप्रेसर mRNA बनाया था। ये रिप्रेसर mRNA आपका क्या बना, रिप्रेसर mRNA जो है इससे आपका क्या बना, इससे आपका रिप्रेसर प्रोटीन बना था, ठीक है। इससे आपका क्या बना था, इससे आपका रिप्रेसर प्रोटीन बना था और ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे आके ऑपरेटर के साथ बाइंड कर गया, है ना। अब बैक्टीरिया को मिला लैक्टोज, अब बैक्टीरिया को क्या मिला, लैक्टोज। देखो अब बैक्टीरिया को जब लैक्टोज मिला तो लैक्टोज अंदर आया। आपके एनसीईआरटी में दो नाम दिए हुए हैं, लैक्टोज और एलोलैक्टोज। ये आपका लैक्टोज है, ठीक है, ये आपका लैक्टोज है, ठीक है, दिस इज योर लैक्टोज। दो कंपाउंड दिए हुए हैं, आइदर लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, ठीक है। एलोलैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज जब सेल के अंदर एंट्री मारता है तो एलोलैक्टोज होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेट, जैसे ही लैक्टोज का एंट्री हुआ, ठीक है, जैसे ही लैक्टोज का एंट्री हुआ, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को छोड़ दिया। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये ऑपरेटर को छोड़ दिया, मतलब प्यार में धोखा हो गया इसके साथ, ऑपरेटर जीन के साथ। ये तो किसी को भी आने नहीं दे रहा था ऑपरेटर जीन के चलते। अब जैसे ही लैक्टोज अंदर आया, ऑपरेटर जीन क्या किया, ऑपरेटर जीन जो है आपके रिप्रेसर से अलग हो गया। अब कोई रिप्रेसर नहीं है, ठीक है, अब कोई रिप्रेसर नहीं है यहाँ पे। तो अब रिप्रेसर किसके साथ बाइंड करेगा, अब ये जो रिप्रेसर है, ये जो आपका रिप्रेसर है, ये आपका लैक्टोज के साथ बाइंड कर गया। समझ में आया, रिप्रेसर अब किसके साथ बाइंड कर गया, जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन था ये आपका लैक्टोज के साथ बाइंड हो गया। अब जैसे ही रिप्रेसर लैक्टोज के साथ बाइंड हुआ, यहाँ पे ये चीज खाली मिला, है ना। ऑपरेटर जीन सिंगल रह गया अपने ब्रेकअप के बाद। अब ऑपरेटर जीन क्या बोलेगा कि आओ, देखो आओ, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे इसको नहीं रोकेगा, अब ये यहाँ पे इसको नहीं रोकेगा। अब यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते करते इस पूरे हिस्से को ट्रांसक्रिप्शन करेगा। Z से हमारा mRNA बनेगा, Y से हमारा mRNA बनेगा, A से भी हमारा mRNA बनेगा और mRNA से हमारा क्या बनेगा, mRNA से हमारा प्रोटीन बनेगा। Z से क्या बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y से क्या बनेगा, परमिएज। A से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आया। और ये फिर क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, परमिएज लैक्टोज का एंट्री होने देगा, ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा। तो इसी तरीके से लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हुआ, ठीक है। तो जब आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तभी आपका ये ऑपेरॉन स्विच ऑन हुआ, और जब आपका लैक्टोज एब्सेंट है तब आपका ये ऑपेरॉन स्विच ऑफ हुआ। ऑपेरॉन स्विच ऑन कब हुआ, जब लैक्टोज आया, लैक्टोज आके रिप्रेसर के साथ बाइंड किया, जिसके वजह से ऑपरेटर को छुटकारा मिल गया और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और जब आपका लैक्टोज जो है नहीं था, तब आपका रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड किया और बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दिया, ठीक है। समझ में आया।
नेक्स्ट क्या है इसका, देखो ब्लड प्रेशर ठीक है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है आपका ट्रिक है किसके लिए, एंजाइम्स को लर्न करने के लिए, ठीक है। मैं हर जगह में ट्रिक देती हूं, ब्लड से क्या आ जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। प्रेशर से क्या आ जाएगा, परमिएज, ठीक से क्या आ जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज। समझ में आया, तो ये आपका ट्रिक है ना। ब्लड प्रेशर ठीक है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज। और ऑपेरॉन सिस्टम कब काम कर रहा है, ऑपेरॉन सिस्टम कब काम कर रहा है, जरा देख लेते हैं। ऑपेरॉन सिस्टम हमारा कब काम किया है, लायन। लायन क्या है, लैक्टोज जब है तभी आपका सिस्टम ऑन हो रहा है। और यहाँ पे लैक्टोज किस तरीके का काम कर रहा है, इंड्यूसर का काम कर रहा है। इंड्यूसर मतलब कि वो प्रेजेंट है, वो इंड्यूस किया कि भैया मैं आ गया हूं, अब आप अपना एंजाइम सिक्रीट करना स्टार्ट करो। इसीलिए इसको लैक ऑपेरॉन के जगह इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो ये दो ट्रिक से ब्लड प्रेशर ठीक है और लायन से आपके नीट के आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा आपको गारंटी है। ब्लड प्रेशर ठीक है और लायन, इससे आपको क्या करना है, लैक्टोज मतलब इज ऑन। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि मैम आप बोल रही हैं कि यहां पे इस फेज में किसी भी तरीके का ZYA जीन नहीं प्रोड्यूस हुआ, तो लैक्टोज एंट्री कैसे करता है, क्योंकि लैक्टोज के एंट्री के लिए लैक वाई जो है ये परमिएज बना रहा है, यही लैक्टोज का एंट्री करवा रहा है। तो यहाँ पे जब ये नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये एंजाइम आ कहाँ से रहा है। NCERT में लिखा है कि एट लो कंसंट्रेशंस, है ना, एट लो कंसंट्रेशन परमिएज जो है वो अवेलेबल होता है, वो ही थोड़ा बहुत लैक्टोज को एंट्री करवाता है ना, और फिर आपका जो है ये सिस्टम होता है, ठीक है। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया हो। ओके, थैंक यू, ठीक है, चलो बाय।